सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल में कमाई स्टडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है कार्बन एवं उसके यौगिक का वीडियो नंबर 2 लाया हूं और उम्मीद करूंगा कि पहले वीडियो की तरह इस वीडियो भी आपको जो है बहुत कुछ सिखाएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आज टॉपिक है, मैं आपको आज बताने वाला हूँ बंध के बारे में, यानी रासायनिक बंध। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए रासायनिक बंध, और रासायनिक बंध में जैसा कि हम जानते हैं इस चैप्टर में जो है कार्बन से रिलेटेड हमको कार्बनिक यौगिकों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कार्बन के बंध कैसे होते हैं और कैसे कार्बन अपना साझा करता है। तो देखिए कार्बन क्या करता है दोस्तों, जो हमारा कार्बन है वो एक बंध बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब ही होता है जुड़ना। क्या होता है दोस्तों? बॉन्ड का मतलब होता है जुड़ना। जैसे एग्जाम्पल समझिए कि जैसे आपके मामा, चाचा, नाना, नानी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, एक बॉन्ड में ही तो जुड़े हुए हैं कि हम अपने नाना से मिलने जाते हैं, नानी के घर जाते हैं, चाचा से मिलने जाते हैं, चाची से मिलने जाते हैं। तो एक तरह से ये एक प्रकार का क्या है, बॉन्ड है, बंध है जो हमारी ये रिलेशन कराते हैं। तो कार्बन का कुछ उसी प्रकार से एक बॉन्ड बनता है, एक साझा बनता है जिसका नाम है सहसंयोजक बंध। क्या है दोस्तों? सहसंयोजक बंध। ये कार्बन क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है जिसका नाम है सहसंयोजक बंध। अब ये सहसंयोजक बंध क्या होता है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ बातें जरूर याद दिलाना चाहता हूं जो कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं। देखिए बोरबरी का नियम पढ़े होंगे दोस्तों। तो बोरबरी के देखिए, बोरबरी एक नियम दिए थे। वो बोले थे कि एक नाभिक होता है जिसमें नाभिक में देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है दोस्तों? बोरबरी ने एक नियम दिया था। वो बोले थे कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके चारों तरफ जो कक्षा देखिए बना हुआ है, इसी में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करते रहता है। ये बोरबरी का नियम। देखिए मतलब बॉन्ड को समझने के लिए ये बातें आपको याद दिलाना जरूरी है। बोरबरी क्या बोले थे कि एक नाभिक होगा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और इस कक्षा के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। क्लियर है दोस्तों? कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये जो कक्षा है ये दिखाई दे रहा है, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा और ये तीसरा कक्षा जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग कभी कभी सेल भी बोलते हैं इंग्लिश में, कभी कभी कोश भी बोलते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कभी इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेल बोलेंगे दोस्तों, ठीक है, और हिंदी में इसको बोलेंगे कोश। अक्सर पूछा जाता है कि ये जो पहला कक्षा आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है के। क्या नाम है? पहला कक्षा का नाम दिया गया के, दूसरा का दिया गया एल, तीसरा का दिया गया एम और इसी तरह चौथा कक्षा का नाम दिया गया एन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बोरबरी के नियम के अनुसार कक्षा में यानी पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो उसको मैं एक ट्रिक के साथ आपको एक फार्मूला दे रहा हूं, याद रखिएगा कि सूत्र जो होता है कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करने के लिए उसका फार्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। अक्सर जब देखिए कक्षा का नाम क्या है, पहले कक्षा का नाम के है, दूसरे कक्षा का नाम एल है, तीसरे कक्षा का नाम एम है, चौथे कक्षा का नाम एन है। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आप इस फार्मूला में जब रख देंगे 2 है, n का मान क्या होता है, n का मतलब होता है कि पहली कक्षा यानी पहला कक्षा, तो n के जगह पे 1 रख देंगे। तो देखिए टोटल कितने आ जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। इस बात को याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा गया है कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो आप इस सूत्र से निकाल लेंगे। इसी तरह देखिए जब दूसरे कक्षा में जाएंगे यानी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, तो पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 2। देखिए इसको ब्लू कलर से कर देते हैं। देखिए पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गई। फिर आपसे पूछेगा कि दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तो देखिए दूसरी कक्षा तो हमारा ये है, तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर उसी तरह करेंगे। जब यहाँ पहली कक्षा था तो यहाँ हम क्या किए थे, 1 रखे थे n का मान। जब दूसरी कक्षा होगा तो क्या करेंगे, 2 रखेंगे। आपको पता है 2 इंटू 2 पे पावर 2 हो तो इसका क्या होगा 4, यानी टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि L कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 8 हो गई। देखिए इसको सजा दीजिए। देखिए बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको जो है बहुत जरूरी है इस बात को जानना, ठीक है। तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। सब कोई चाहता है दोस्तों कि इस तरह से कक्षा, यानी अभी हम आपको समझाऊंगा कि सब कोई तत्व चाहता है कि हमारी बाहरी कक्षा में कम से कम 2 हो जाए, 8 हो जाए, तो इस तरह से हो जाए। देखिए अब तीसरी कक्षा की बात करते हैं। तो जब तीसरी कक्षा के बारे में आप निकालेंगे
तीसरी कक्षा के बारे में निकालेंगे तो देखिए 2 इंटू कक्षा की संख्या कितनी है 1 2 3, n की जगह पे कितना रखेंगे 3 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 रहेगा और 3 का स्क्वायर आपको पता होता है 9 और 2 9 जा कितना हो गया 18। यानी तीसरे कक्षा में यानी m कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 18 हो गई। तो क्या कीजिए आप 18 सजा दीजिए। देखिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो इस तरह से जो है m कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 18 हो गई। k कोष में कितनी हो गई 2 हो गई। l कोष में कितने हो गए 8 हो गए। इसी तरह जब आप चौथे कक्षा का निकालेंगे तो देखिए चौथा कक्षा का भी निकाल लीजिए। सेम फार्मूला बस याद रखिएगा 2n स्क्वायर। चौथा कक्षा के लिए क्या होगा दोस्तों 4 के पावर 2, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 2 इंटू 16 बराबर कितना हो गया 32। क्लियर है दोस्तों, यानी 32 हो गया। तो चौथे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 32 हो गई। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि बोर-बरी के नियम के अनुसार जो नाभिक होते हैं उसमें क्या क्या उपस्थित होता है, तो प्रोटॉन क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने इसके बारे में बहुत अच्छा से समझा दिया था। प्रोटॉन पे हमेशा प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन न्यूट्रल होता है। ठीक है दोस्तों, इस नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं में जो गति करती हैं उसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 18 हो गई। और चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई 32 हो गई। हर एक तत्व चाहता है कि हमारी बाहरी कक्षा में कम से कम 2 हो जाए या 8 हो जाए या 18 हो जाए या 32 हो जाए। तो इस तरह से जो है तत्व जो है चाहते हैं हमारी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस तरह से क्या हो अष्टक हमारा पूरा हो जाए। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। जैसे कार्बन जो है अपना साझा इलेक्ट्रॉनों का साझा कैसे करता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नाभिक में क्या क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके बाहरी कक्षा देखिए, ये पहला कक्षा, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इस कक्षा में जो है वो इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। तो आपने समझ गया कि पहला जो कक्षा होता है वो के कोश होता है, यानी के कोश भी बोल सकते हैं या के कक्षा भी बोल सकते हैं या सेल भी बोल सकते हैं। दूसरा एल होता है, तीसरा एम होता है और इसी तरह चौथा जो होता है वो एन होता है। तो इस तरह से आप कोशों की संख्या जान गए। पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। दूसरे में कितना होगा 8 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह तीसरे कक्षा में 18 होंगी। इसी तरह चौथे कक्षा में 32 होंगी। हर तत्व चाहता है कि हमारे बाहरी कक्षा में कम से कम 2 हो जाए या 8 हो जाए या 18 हो जाए या 32 हो जाए। जैसे कि अक्रिय गैस, मान लीजिए अक्रिय गैस में हीलियम है। ठीक है दोस्तों, क्या है हीलियम है। और हीलियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, यानी हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। तो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। तो इसलिए हीलियम जो है न किसी से लेता है और न किसी से देता है। इसलिए हीलियम को जो है कहाँ रखा गया है, तो अक्रिय गैस की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए हीलियम का जो है पहली कक्षा, देखिए पहली कक्षा के लिए कितना नियम है, पहली कक्षा के लिए 2 है और इसका बाहरी कक्षा क्या है 2 है। तो ये खुश है। अगर इसके में कम रहता है, जैसे हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन मान लीजिए हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ मान लेते हैं। अब हाइड्रोजन पहले, यानी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है 1 होती है। कितनी होती है 1 नंबर पे। तो ये हमारा क्या हो गया परमाणु संख्या 1 हो गया। तो इसके बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए इसके बाहरी कक्षा में कितने होंगे 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या आप बताइए कि जब ये कक्षा शुरू हो रहा है तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए पहली कक्षा में जो नियम क्या है कि पहले बोर-बरी के नियम के अनुसार जो पहली कक्षा होंगे उसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अधिक से अधिक 2 पहली कक्षा में। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या, देखिए हाइड्रोजन के पास बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 1 है, इसको चाहिए 2। तो ये क्या करता है किसी अपने दोस्त के साथ साझा कर लेता है। कैसे साझा करता है, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन इससे अपना ले लेता है और ये कहता है कि हमको भी दे दो। देखिए दोस्तों, तो इस तरह से देखिए इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 1 और 2 हो गया कि नहीं दोस्तों। तो इस हाइड्रोजन के लिए कक्षा क्या हो गया पूर्ण हो गया। देखिए 2 हो गया इस हाइड्रोजन के लिए भी। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। इसी को तो साझा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका दोस्त एक सामान मान लीजिए कि 50 रुपया मिल रहा है।
ठीक है, और आपके दोस्त के पास 20 रुपये है और आपके पास 30 रुपये है, ठीक है, तो आपका दोस्त क्या करेगा, कहेगा कि 30 रुपये हमको दे दो, ठीक है। आपका दोस्त क्या कहेगा, मान लीजिए कोई सामान 50 रुपये का है, एक दोस्त के पास 20 रुपये है, एक दोस्त के पास 30 रुपये है, ठीक है, तो ये दोस्त आपसे कहेगा कि ऐसा करो भाई 30 रुपये हमको दे दो, ठीक है, और आप क्या कहेंगे कि ऐसा करो भाई तुम हमको 20 रुपये हमको दे दो, तो दोनों मिलके क्या करेंगे, इस वस्तु को क्या करेंगे, खरीद लेंगे। तो इसमें क्या हो गया, किसी का घाटा गया, किसी का नहीं घाटा गया, साझा कर लिया सब। और साझा करने के दरमियान देखिए आप इसका भी काम हो गया और आपका भी काम हो गया। तो इसी तरह हाइड्रोजन देखिए अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, यानी अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या कर लिया, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक हाइड्रोजन यहाँ था, इससे अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये अपना इसके इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया। तो इस तरह से जो है हाइड्रोजन का जो है पूरा अष्टक जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है दोस्तों, जब एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, जब एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, तो इनके बीच में एक युग्म बना कि नहीं, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन का युग्म जब बनेगा तो उसके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्लियर है दोस्तों, सीधा सीधा समझिए कि जब कोई तत्व अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो उसके बीच में जो है सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा, ठीक है। कार्बन पे आइए, देखिए कार्बन का जो परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, 6 होता है, ठीक है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा दोस्तों, पहली कक्षा तो देखिए पूरा भर जाएगा, क्योंकि पहली कक्षा के लिए कितना चाहिए, देखिए KLm, ठीक है। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, ठीक है, तो पहली कक्षा के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कम से कम 2, तो K को दे दिए 2, तो बचा कितना कार्बन के पास, 4 बचा। तो जब 4 बचा तो वो दूसरी कक्षा में भरेगा, लेकिन नियम क्या कहता है कि नियम ये कह रहा है कि दूसरी कक्षा 4 न हो के कम से कम कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी बोरबरी के नियम के अनुसार पहली कक्षा अगर आपका भर जाता है तो दूसरा कक्षा जो है कितना भरेगा, कम से कम आपके पास 8 होना चाहिए, लेकिन कार्बन के पास तो है ही नहीं। तो कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 और 4 होता है। कितना होता है, 2 और 4। तो पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो देखिए पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को जरूरत है 2, तो कार्बन क्या किया, 6 में से 2 को भर गया, बचा कितना उसके पास, 4 को बचा। तो दूसरा कक्षा क्या करेगा, 4 को भरेगा, लेकिन दूसरा कक्षा में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 को चाहिए। तो कार्बन के पास बड़ी दुविधा में है, ये ऐसे जगह अटक गया है, न इधरे जा सकता है न इधरे जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कार्बन के साथ 2 कंडीशन हो सकता है, या तो अपना ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे, त्याग दे, ठीक है, या तो किसी से मांग ले, कहते भैया हमको दे दीजिए ताकि हम अमीर हो जाए। तो आज के डेट में कोई तुमको पैसा देगा, कभी नहीं देगा, क्योंकि जानता है कि इसको दे देंगे तो हमसे आगे निकल जाएगा। तो हर पास के क्या होता है कि कार्बन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और त्यागने के बाद इसी में खुश हो जाता है। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि देखिए बीच में आके अटक गया, क्या हो गया, बीच में आके अटक गया, ना इधरे जा सकता है ना इधरे जा सकता है। तो दोनों कंडीशन समझ लेते हैं कि एक कंडीशन समझेंगे जब इलेक्ट्रॉन जो है 4 गो ले लेगा तो क्या होगा, और जब 4 गो त्यागेगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले समझेंगे कि जब 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन जो है ग्रहण करेगा, देखिए ग्रहण करेगा तो क्या कंडीशन होगा। देखिए तो मान लीजिए कि एक नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होंगे ही। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कार्बन के पास बाहरी देखिए दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो ग्रहण करेगा 4 इलेक्ट्रॉन और, तो इसके बाहरी कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। तो देखिए दूसरी कक्षा में ये पूरा भर गया, ठीक है, 4 5 6 7 और ये 8। जब ग्रहण करेगा तब कंडीशन बता रहे हैं। तो इस दरमियान आप बताइए कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी थी पहले, देखिए किसी दोस्तों कार्बन के, देखिए कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब किसी तत्व का कुल इलेक्ट्रॉन हो तो वही प्रोटॉनों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी 6 और प्रोटॉन भी 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा रेड बताता है, प्रोटॉन हमेशा प्लस बताता है। क्लियर है दोस्तों। तो मान लीजिए कि अब कार्बन क्या कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो उसके बाहरी कक्षा में अब इलेक्ट्रॉन 4 न हो के कितना हो गए, 8 हो गए ना। लेकिन अंदर इसके प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, देखिए अब इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया, जब ग्रहण किया था तो 8 हो गया, लेकिन अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 6 हो गई, ठीक है। तो ये बताइए कि मान लीजिए एक दोस्त है, ठीक है, एक दोस्त टुनटुन है, और टुनटुनवा के ऊपर का हो गया 4 गो दोस्त और आके चढ़ गया, शुभम भी चढ़ गया, हाँ बंटी भी चढ़ गया, लगले सब चढ़ गया। तो टुनटुनवा के दशा का होगा, वो तो पूरा अलबला जाएगा एकदम,
एगो पतला लड़का टुनटुन है, उसी के ऊपर 4 लड़का क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं, तो बर्दाश्त कर पाएगा नहीं ना करेगा, तो चारों का क्या करेगा, हटाओ जल्दी से। तो यही कंडीशन होता है कि जब कार्बन 4 गो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये प्रोटॉन क्या करता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशन में जो है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाता है। क्लियर है दोस्तों। लेकिन जब अब त्यागेगा, तो देखिए जब 4 गो इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, त्यागता है, 4 गो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा। तो जब 4 गो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसमें बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ये तला हट जाएगा, तो 4 ही बचेगा। अब इस 4 को क्या करना है, त्यागना है, भगाना है, ठीक है। क्योंकि जब लाया था तो उस पर लोड ज़्यादा पड़ गया, जिसके वजह से वो क्या किया, लोड इतना ना पड़ गया कि सहने नहीं कर पाया, तो 4 गो इलेक्ट्रॉन कर ना 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 हमको 4 गो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि 4 गो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा, यानी इस 4 को भगाएगा। तो 4 को भगाने के लिए भी इसके पास उतना ऊर्जा न है, जिसकी वजह से 4 को क्या करेगा, ये भगा दे। तो जब इस कंडीशन में न ग्रहण करने का क्षमता उसके पास है, न ही त्यागने का क्षमता है, तो वहीं पे आपका साझा बनता है। क्या बनता है दोस्तों, साझा, यानी बॉन्डिंग। अब आया समझ में कि साझा क्या होता है। जब किसी के पास न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, यानी जब इलेक्ट्रॉन जब आ जाता है तो उसको क्या करना है, उसको क्या कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके पास इतना ना इलेक्ट्रॉन आता है कि उसको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन वाला कंडीशन खत्म हो गया। हाँ, इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के पास इतना भी ऊर्जा नहीं है कि 4 गो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, भगा देगा। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन हमेशा कार्बन क्या करता है, वहाँ साझा करता है। और साझा करता है, कैसे करता है, तो कुछ एग्जाम्पल आपको समझाएंगे, कुछ तत्वों के एग्जाम्पल को मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ताकि देखिए साझा करने के दरमियान क्या होता है कि किसी भी तत्व का कुछ जाता नहीं है, दोनों मिल बांट के क्या करते हैं, काम अपना चला लेते हैं। तो इस तरह से ये बात आपको क्लियर रहेगा। साझा को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट कम से कम क्लियर हो जाए। देखिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन के 2 अणु हैं, देखिए एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। तो इससे पहले आपको कम से कम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ज़्यादा घबराइए नहीं, हम वीडियो डाल देंगे और बहुत अच्छे से, बहुत ट्रिकी के माध्यम से डालेंगे, ताकि आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग से ना पढ़ना पड़े। आपको देखिए एक वीडियो में हम बनाएंगे संयोजकता निकालते कैसे हैं, संयोजकता होता क्या है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये दोनों जो है ना, ये कार्बनिक यौगिक जो है, देख रहे हैं कार्बन इसके यौगिक में, ये दोनों समझ लिए कि रीढ़ की हड्डी है। जब तक ये दोनों को नहीं समझेंगे तब तक आप हर जगह जाके क्या कहेंगे, लड़खड़ाएंगे, और जब लड़खड़ाएंगे तो गिरबे करेंगे, तो हम आपको गिरने नहीं देंगे। देखिए तो क्लोरीन, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा क्लोरीन का जो परमाणु संख्या वो कितना होता है, तो ये परमाणु संख्या इसका 17 होता है, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ देखिए, हम जान गया है कि पहला कक्षा होता है K, दूसरा कक्षा L, तीसरा कक्षा M, चौथा कक्षा N। पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब आप बोलिए, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 और चौथे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32। याद हुआ ना। तो अब देखिए, तो मान लीजिए कि क्लोरीन के पूरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 17 है। तो 17 में से क्लोरीन क्या करेगा, पहला कक्षा भरेगा, 2 भर दिया, तो 17 में से 2 चला गया, बचा कितना, 15। अब 15 में से दूसरा कक्षा भरने के लिए, तो ही समझ लिए कि एक तरह से क्या है, कंपनी है। आई कंपनी में जैसे कहीं फॉर्म वॉर्म क्या करते हैं, कहीं भरने जाते हैं तो कहते हैं आधार कार्ड कंपलसरी है। तो इसी कक्षा में आने के लिए कम से कम आपको 8 गो इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए, रहना चाहिए, तभी आप VIP कोटा से अंदर घुसेंगे। तो क्लोरीन कहेगा हाँ हमारे पास तो है, पहला कक्षा हम 2 गो दिए, हमारे पास 17 गो इलेक्ट्रॉन है, तो आप घबराइए नहीं, हम आपको 2 और दे देंगे। तो देखिए क्लोरीन का किया, दूसरा कक्षा भी भर लिया, तो 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया। तीसरा कक्षा भरने के लिए कम से कम 18 गो चाहिए, तो लेकिन क्लोरीन के पास कितना, 10 गो तो इलेक्ट्रॉन नहीं खर्चा कर दिया, ठीक है। तो बचा कितना, 7 गो बचा कि ना। सब तत्व चाहता है कि कम से कम 8 हो जाए हमारे बाहरी कक्षा में, तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो क्लोरीन क्या करता है कि एक ओर से ढूंढते रहता है कि कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन हमको कोई दे दे, क्या करे, कोई 1 इलेक्ट्रॉन हमको क्या करे, दे दे, ताकि हमारे बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ताकि हम तभी भी संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि क्लोरीन को 1 गो चाहिए, कार्बनवा आगे कहता कि 1 क्लोरीन भाई साहब हमको कम से कम 4 गो इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, वहाँ हमको क्या कर दीजिए, दे दीजिए। तो मारेगा कनपट्टा के झड़ी, कहेगा कि हमको 1 गो चाहिए और तुमको 4 गो चाहिए, तुम कहा नहीं हमको 1 गो दे देता है, जब तुम अपना 1 गो हमको नहीं देगा तो हम तुमको 4 गो कैसे दे देंगे, ठीक है। तो कार्बन वहाँ से क्या होता है, मुंह उठा के भाग जाता है। तो क्लोरीन देखिए, क्लोरीन को कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देखिए इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। तो देखिए
एक देखिए, एक 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, आई कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन और एक 7 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इसके बाहरी कक्षा में देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ क्या करेगा, ये दोनों क्लोरीन आपस में साझा करेगा। देखिए ये साझा करके ऐसे बनाएगा। देखिए अब गिनिए इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7, आई देखिए हो गया 8। तो ई कक्षा इसका पूरा पूरा भर गया। इस क्लोरीन की बात कीजिए, वो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह से जो देखिए साझा करके कितना फायदा हो रहा है, ना इसका घाटा जा रहा ना इसका घाटा जा रहा, दोनों आपस में क्या कर रहा है, साझा कर ले रहा है। तो इस तरह से देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बना कि नहीं बना, तो इसके बीच में यानी क्लोरीन और एक क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होगा तो उसके बीच में कितना, सिंगल बॉन्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकल बंध बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। दूसरा समझिए, दूसरा समझने के लिए सबसे पहले नाइट्रोजन का परमाणु संख्या पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 7। कितना होता है दोस्तों, 7। तो इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो पहले कक्षा कितना भरेगा, 2 भराएगा, 2 ना भराएगा, पहली कक्षा में 2 भराएगा। देखिए के में कितना कक्षा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के में कितना होता है, पहली कक्षा में 2। तो अब 7 में से 2 दे दिया, तब बचा कितना, 5 बचा। तो इसके दूसरी कक्षा में 5 होगा, लेकिन होना चाहिए कितना, कम से कम 8 होना चाहिए। तो ये तो बेचारा दुखी में है कि कम से कम हमको 3 को दे देता तो हम भी क्या होते हैं, कम से कम हम अपना अष्टक पूरा कर लेते। तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन के 2 अणु हैं, तो एक नाइट्रोजन इधर कर दीजिए, एक नाइट्रोजन इधर कर दीजिए। इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5 है। देखिए 1 2, कम से कम इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन ना चाहिए। तो ये तीनों का करता है, देखिए 3 गो इलेक्ट्रॉन इसको देता है और 3 गो इलेक्ट्रॉन अपने, देखिए 1 2 3 4 5, इसको चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, 3 गो। तो ये क्या करता है, इससे साझा कर लेता है 3 गो इलेक्ट्रॉन। आइए क्या करता है, इसको भी 3 चाहिए तो ये भी क्या करता है, साझा कर लेता है। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का। और जब 3 इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा तो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिक बंध। क्या बोलते हैं, त्रिक बंध। इसको बोलेंगे हम लोग एकल बंध। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार से धीरे धीरे जाएंगे एकदम। एकल बंध, इसको क्या बोलेंगे, त्रिक बंध। इसी तरह जब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, दो जोड़ा देगा तो उसमें डबल बॉन्ड यानी द्विक बंध किसको बोलेंगे, तो ये हमारा हो गया त्रिक बंध। क्लियर है दोस्तों, अब समझ में आ रही है। जो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा वो इसे एकल बंध कहेंगे, और जो 3 इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा उसको क्या करेंगे, त्रिक बंध, या इसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ये समझिए ऑक्सीजन महाराज के। ऑक्सीजन और मुँह देख रहे हैं कब से। देखिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। कितनी होती है, 8। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहली कक्षा कितना भराएगा, 2। तो दूसरा कम से कम कितना, 8 में से तो 2 ही दे ही दिया, तब बचा कितना, 6। तो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाए, 6 हो गए। उसको चाहिए कितना, कम से कम 2 गो। तो 2 गो बना दीजिए आप, यहाँ एगो बना दीजिए, एगो यहाँ बना दीजिए। तो 6 गो इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए। देखिए कितना मज़ेदार से, कोनो दिक्कत ना है, बोर्ड में लहराएंगे झंडा सबसे बड़का। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए अभी क्या करेगा कि 2 गो इलेक्ट्रॉन कहेगा भाई हमको दे दो, आई कहेगा 2 गो हमको दे दो। दोनों आपस में क्या होगा, संतुष्ट होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, आइए 7 8। इसी तरह इसका देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6, आई 2 8। तो इस तरह से देखिए ऑक्सीजन के बीच में कैका गो इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, 2 का हुआ ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं द्विक बंध। क्या बोलते हैं दोस्तों, द्विक बंध बोलते हैं। इसी इंग्लिश में बोलेंगे डबल बॉन्ड। इसी तरह और एग्जांपल समझिए। अब तो आप बनाना शुरू कर दिए। देखिए H2O का, देखिए H2O का। तो देखिए H2O में हाइड्रोजन कै गो है, हाइड्रोजन कै गो, 2 गो है। ऑक्सीजन कै गो है, 1 गो है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका देखिए। ऑक्सीजन में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 गो है। अभी देखिए ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में परमाणु संख्या 1 है, तो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो देखिए 1 गो हाइड्रोजन इधर बना दीजिए और 1 गो हाइड्रोजन इधर बना दीजिए। इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 1 है। इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है, तो ऑक्सीजन का क्या कीजिए, इसको अलग से बना दीजिए इलेक्ट्रॉन, ताकि ये भी क्या हो जाए, खुश हो जाए। क्या हो जाए, खुश हो जाए। देखिए दोस्तों ये हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, हुआ कि नहीं हुआ। अब हाइड्रोजन को कम से कम 1 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करता है कि इसको सजा दीजिए। देखिए ऐसे, ये इसके साथ बना लेता है तो हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, ये इसके साथ बना लेता है तो हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाता है। ऑक्सीजन कहता है हम तो दे दिए, अब तुम भी हमको एक एक करके दे दो। तो देखिए ये क्या करता है, ऐसे ये बना लेता है।
तो इस तरह से जो है ऑक्सीजन का जो है देखिए इस तरह से अपना साझा करके ये दोनों क्या करते हैं, अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। क्या करते हैं, अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। इसी दरमियान देखिए अगर इसका हमको संरचना सूत्र बनाना है, देखिए कैसे, ऑक्सीजन ऐसे करके बना सकते हैं। तो इस तरह से जो H2O का हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड के देखिए ईओ देखिए रहा है चारों तरफ से। देखिए ऑक्सीजन, देखिए कार्बन में एगो कार्बन, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। तो जब कार्बन को क्या कीजिएगा, बीच में रखिएगा और ऑक्सीजन को साइड साइड दे दीजिएगा। क्या कीजिएगा, कार्बन को बीच में रखिएगा, ऑक्सीजन को साइड साइड कर दीजिएगा। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 गो है। कितना है, 6 गो। और कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने हैं, 2। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, कार्बन, देखिए कार्बन कहाँ है, कार्बन अभी तो बताए थे। कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए, टोटल कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। तो इसका पहला कक्षा 2 और बाहरी कक्षा कितना, तो कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, 4। तो 4 दे दीजिए। इसी ऑक्सीजन के पास देखिए, अब देखिए यहाँ गलती कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग है। तो इसको क्या कीजिए, कार्बन को थोड़ा सा स्मार्ट बना दीजिए। क्या बना दीजिए, स्मार्ट बना दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ऑक्सीजन को कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए। देखिए तो इससे ही साझा कर लेता है। इसी तरह इस ऑक्सीजन को चाहिए तो इससे साझा कर लेता है। और कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कम से कम 4 गो चाहिए। तो ये क्या करता है, कहता हम तुम दोनों को दिए हैं तो हमको भी 2 2 का करो, दे दो। तो इस तरह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए देखिए कार्बन ऑक्सीजन अपना क्या करता है, एक दूसरे से साझा कर लेता है। तो इस तरह से आप जो है सहसंयोजक बंधन के बारे में यानी साझा के बारे में जान गए। अब आइए जानते हैं कि सहसंयोजक बंधन होता क्या है। इतना रामायण जो खेले हैं वो सहसंयोजक बंधन बनाने के लिए ही आपको बता रहे थे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आइए समझते हैं कि सहसंयोजक बंधन होता क्या है। बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपका मेरा एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉपी और पेन के साथ जरूर बैठिएगा और अपना ढेर सारा जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे बच्चे भी पढ़ सके जो जिनके पास फीस या ऐसा वैसा मतलब बहुत सारा दिक्कत है, ताकि वो घर बैठे जो आसानी से जो है बोर्ड की तैयारी कर सके और अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। तो आइए दोस्तों अब समझते हैं कि सहसंयोजक बंधन क्या होता है, बहुत मजेदार तरीके से। आइए अब आइए दोस्तों जानते हैं कि सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको इस पॉइंट पर लाने के लिए ही इतना जो है जितना भी कॉन्सेप्ट था आपको समझाने का प्रयास किया हूं। अब आइए बहुत ही इजी तरीके से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सहसंयोजक आबंध क्या होता है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है, ऐसा आबंध जिसमें परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है। अभी जितना भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म। जैसे कि हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन हमारे पास है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन का क्या कर रहा है, हम साझा करवा रहे हैं। तो देखिए हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन इधर हो गया। हाइड्रोजन जो है देखिए इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ही हो गया। तो देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या कर लिया, साझा कर लिया। तो देखिए इस एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म। तो परिभाषा क्या है सहसंयोजक आबंध का, ऐसा आबंध जिसमें परमाणुओं के बीच, देखिए परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है। क्या कहलाता है, सहसंयोजक आबंध कहलाता है। क्लियर हो गया। जब 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होगा तो क्या कहलाएगा, सहसंयोजक आबंध कहलाएगा। क्लियर है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सहसंयोजक आबंध के गुणधर्म क्या है, क्या है दोस्तों, सहसंयोजक आबंध के गुणधर्म क्या है, और कई बार ये बोर्ड में क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, गुणधर्म क्या होता है, तो देखिए सहसंयोजक आबंध जो है वो विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक मतलब देखिए पदार्थ 2 तरह के होते हैं, एक कुचालक होते हैं और एक सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब और कुचालक मतलब समझिए कि देखिए एक दोस्त समझ लीजिए कि एक मान लीजिए एक दोस्त है, एक आप हैं और एक दोस्त है, ठीक है। ई दोस्त का नाम टुनटुन है, ई टुनटुन का किया शुभम से भी दोस्ती किया है, ठीक है। ये सब हमारे दोस्त के नाम है, आप मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये शुभम है और ये क्या है, विजय है। तो ये क्या किया, टुनटुन, देखिए इसका नाम ही लिख दे रहा है, थोड़ा सा एंटरटेन के लिए लिख रहा है, समझिएगा। ये टुनटुन का किया विजय से भी दोस्ती किया है और ये टुनटुन क्या किया है, शुभम से भी दोस्ती किया है, ठीक है। किससे दोस्ती किया है, तो ई का हो गया, इसका जो है सबसे अच्छा दोस्त ई है, शुभम है। सबसे अच्छा दोस्त कौन है, ई, शुभम भी हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन मान के चलिए कि टुनटुन का दोस्त सबसे अच्छा शुभम है। तो टुनटुन क्या करेगा, शुभम से खूब अच्छा हर चीज़ इससे शेयर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन इससे जो है हर बात शेयर नहीं करेगा कि क्या है, कहेगा कि ना ये हमारा अच्छा दोस्त नहीं है, हमारी बात क्या करता है, दूसरी जगह शेयर कर देता है। ठीक उसी प्रकार विद्युत का कुचालक का मतलब कि जिसमें विद्युत प्रवाह ना हो। जैसे हमारे हाथ में मान लीजिए कि
मार्कर है। इसमें हम जब बिजली प्रवाह करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह बिजली नहीं जाएगा, नहीं ना जाएगा। लेकिन जब यही लोहा रहेगा तो उसमें क्या होगा, विद्युत का प्रवाह आसानी से चल जाएगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। लकड़ी को देखते हैं, क्या करते हैं, जब हमारा लाइन तार नहीं होता तो लकड़ी उसमें घुसा देते हैं, तो लकड़ी में अगर विद्युत प्रवेश करता, प्रवाह होता तो हमको करंट मारता। लेकिन लकड़ी जो है वो विद्युत का कुचालक है। क्या है, जिसमें बिजली न प्रवाह हो, ये देखिए, जिसमें बिजली प्रवाहीय ना हो, यानी एक जगह से दूसरे जगह ना जाए, तो वो कुचालक होते हैं। उसी तरह से सहसंयोजक जो आबंध होते हैं वे विद्युत के कुचालक होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या समझना है कि सहसंयोजक आबंध जो होता है उनका गलनांक और क्वथनांक। गलनांक का मतलब होता है कि गल जाना, यानी जिसको क्या कह सकते हैं कि कोई चीज़ क्या करता है, गलता है, ठीक है। और क्वथनांक का मतलब होता है कोई चीज़ उबलने के बारे में। तो सहसंयोजक आबंध का जो गुण होता है उनका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, काफ़ी कम होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए CH4 यानी मेथेन, मेथेन का गलनांक 90 है, बहुत कम है, तुरंत गलने लगेगा। और क्वथनांक देखिए 111, ये भी कम है। उसी तरह एसिटिक अम्ल CH3COOH का गलनांक देखिए 290 है और इसका क्वथनांक क्या है, 390 है। तो इस तरह से आप जो है सहसंयोजक आबंध के बारे में ये सारी बातें अपने बोर्ड की कॉपी में को देखिए। ये सब क्वेश्चन जो है समझ लिए कि एकदम क्या स्टार है, आना ही है, तो इसको अच्छे से समझ लिए। फिर से एक बार समझ लिए कि सहसंयोजक आबंध क्या होता है। ऐसा आबंध जिसमें परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म फिर से समझ लिए, देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो दोनों युग्म बना कि नहीं, जोड़ा बना कि नहीं। तो जिसमें दो परमाणुओं के बीच में देखिए इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होगा, वही क्या कहलाएगा, सहसंयोजक आबंध कहलाता है। तो इस तरह से सहसंयोजक और उसके बाद गुणधर्म विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब समझ गए, एग्जाम्पल ये टुनटुन और शुभम का याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। दो एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया ताकि इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएं कि गलनांक और क्वथनांक इस तरह से। देखिए मेथेन का 90 है गलनांक और क्वथनांक 111 है। उसी तरह एसिटिक अम्ल का 290 है और 390 है। तो ये हो गए आपके सहसंयोजक आबंध हो गए। अब आइए समझते हैं दोस्तों कि कार्बन के अपरूप क्या होते हैं।